लगे। शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में मौजूद हूं, जहां एक बदकिस्मती और बदबख्ती का मामला जो है वो रिपोर्ट किया गया है, और इब्तदाई जो मामला रिपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत अजीबो गरीब किस्म का है। इब्तदाई तौर पर खबर आई कि एक हाफिज कुरान शख्स जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। कहानी और इंफॉर्मेशन यहां रुक जाती है, फिर अचानक से इसमें डेवलपमेंट होती है और पुलिस की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की जाती हैं जिसमें एक खातून को जेर हिरासत है गिरफ्तार किया गया है, और उसके अतराफ में लेडी पुलिस एहलकार भी खड़े हैं, मुतल्लिका स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बैठा हुआ है, और बताया जाता है कि ये इस शख्स की बेटी है जिसने मुबैना तौर पर मोहब्बत की शादी ना हो पाने के चक्कर में या फिर बाप के रुकावट बन जाने के नतीजे में अपने ही बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं इस स्टोरी को डिग आउट करने के लिए, समझने के लिए, तो मुझे यहां पर एक इंतशारी सिचुएशन नजर आती है। कुछ अजीबो गरीब किस्म की स्मेल आने लगती है, और अब यहां हालात ये कि मरहूम की मां और उस मुबैना कातिला बच्ची की दादी, मैं मुबैना का वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि ये पुलिस का क्लेम है, तो चूंकि ये एक स्टेट का क्लेम है तो हमें इसको समझना पड़ेगा, वो कहते हैं ना फोलना पड़ेगा। तो दादी से समझने की कोशिश करते हैं कि अम्मा की हो गया है, क्योंकि बाहर एक ग्रुप बन के खड़ा हुआ है, यहां एक ग्रुप है, मुद्दई मुकदमा जो है वो एक और किस्म की टामक टोइयां मार रहा है। भाई हो क्या रहा है? एक शख्स जान से गया है, उसकी अपनी सगी बेटी इस वक्त जुडिशियल हो गई है और वो जेल में सड़ रही है, दादी यहां पे कलप रही है। मामला क्या, पूरा खानदान क्यों तबाह हो गया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा अल्लाह चोखा औखा वक्त है, सोना रब आसानी ले आएगा। पुत्र मरे है? बेटा ही मेरा सी जी। सक्का? माशाल्लाह सक्का वड्डा निड्डो जाया निड्डो जाया है। ते वो कहंदे ने कि पुत्रां धीआं नालों दोतरे पोतरे ज्यादा सोहणे लगदे ने, हत्थी खिडाई दे ने। हां जी। मावा दुआवां करदियां ने झोलियां चा चा के रब्बा शाला धीआं दे पुत्र दे औलादां नूं। बिल्कुल की हो गया? पुलिस कहंदी है कि ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਐਡੀ ਕੁ ਹੈ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੋ? 11 ਸਾਲ ਇਸ ਕੇ 12 70 ਮਹੀਨੇ ਦਿਮਾਗ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਲੀ? 17 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 17 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। 17 18 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, 2 ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਫਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦ ਪੇਕੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਫੈਰ। ਪੋਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਦੇ ਨਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ? 3। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਕੇ ਘਰੇ, ਦਾਦੇ ਕੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੋ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਲੜੇ ਬੋਲੇ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਬਿਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਬਿਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਲਾੜ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ
ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਚੋਰ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੋੜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ। ਜਿੰਦਾ? ਜਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ 111 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ 1122 ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਦਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਦਰਦ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਹਿਜ ਕਰੀ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ तो ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ है मेरी दादी ना रोवन देवी। मेरी दादी ने प्यार कर। मेरी दादी आई तो रोंदी बैठी है। वो मेरी पोती वो सियाख है। वो मेरे बेटे ने हाथ काटते उनके सिर ते हाथ फेरा। पुत्र अल्लाह वारस ने जिंदा ते कह रहे ने कि उन्हें कत्ल कीता है। जिंदा उसले पहला फायर वजे किसी मैं गड्डी च पाया। मैं तो पीछे गई फायर वजे हुए थे। अच्छा। जिसे गड्डी च पाया था उसले भी घंटा डेढ़ हो गया उससे ना गड्डी वक्खी च गोली वजी होवे अम्मा ते बंदा घंटा डेढ़ कर पिया खून वगदा रहे ते जिंदा रह जांदा। पुत्र खून कोई नहीं होता थल्ले कोई नहीं निकला ते फिर गोली किवें गोली निकली कोई नहीं मगरों ते इत्ते जिथे वजी ओथों भी खून नहीं निकला। ओथों निकला है थल्ले चोया भी नहीं डिग्गा। मैं ना झूठ मार जेड़ा नहीं ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਚ ਲਾਈ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਸੱਤ ਬਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਦੀਨ। ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਲਮੇ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਕਲਮੇ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਡੀ ਆਨੂੰ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਰਾਸਤਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਐਂ ਨੱਪੀ ਗਈਆਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਪੀ ਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਆਖ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਮ ਝੋਲੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ? ਮੈਂ ਕੋਲੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਚ। ਨੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ਉਹ ਸੀ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी और ये मखमसे में तमाम कहानी है। लेकिन पुलिस का मौकफ ये है कि बेटी ने बाप को कत्ल किया है और मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक मुझे तकलीफ से कहना पड़ता है कि लोग ना एक दूसरे के मुंह पर हाथ रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बेटे हैं? नहीं जी, भाई छोटा है। छोटा भरा है? हाँ जी। मैं थोड़ा गल करना नाज़रीन इस केस के हवाले से चीजों को समझने की कोशिश करें। पुलिस बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है। पुलिस ने बकायदा मीडिया रिलीजेस जारी की हैं। पुलिस को क्या ऐसी मजबूरी है कि वो एक बेगुनाह बच्ची को फंसा रही है? या तो इनकी कोई जायदाद के तनाजे हों या इनके कोई खानदानी इख्तलाफात हों, कोई खानदानी दुश्मनी हो, गॉड नोज बेटर, मुझे नहीं पता। हम इनका मौकफ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दई मुकदमा जो है वो अपना मोबाइल फोन बंद करके गायब है। मुद्दई भी थोड़ा पुत्र है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। की लगता है चाचा होया कि ताया? भरा सो वड्डा हो नहीं 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 हाँ जी।
ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਹੈ? ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਮੜਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਨਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ है? ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਤਲ, ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ। चले बहरहाल समझ रहे जी, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं बाप बेटी का महफूज तरीन किला होता है जिसमें बैठकर बेटी पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती है। ये ऐसा महफूज किला होता है जो अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपने आप को मुनहदिम करवा लेता है, हर हमला अपने सीने पर सहता है, अपने अंदर मकीन बेटी को नुकसान नहीं पहुंचने देता। वो कहता है साढ़े पिंडा में मशहूर है कि मेरे तो टप के जाना ही, मेरे तो टप के जाना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो आज हैपनिंग दीपालपुर से आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, तकलीफ से कह रहा हूं कि मेरा इलाका है, मेरा शहर है, तो उसकी दर्द भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यहां मुबैना तौर पर पुलिस ये क्लेम कर रही है कि बेटी ने अपने बाप को कत्ल किया, और किस वजह से किया है कि उसका मुबैना तौर पर कहीं मुआशका है, बाप उस मुआशके में रुकावट है और शादी नहीं होने देना चाहता। तो इवेंचुअली बेटी ने कत्ल कर दिया बाप को ताकि वो शादी में आगे बढ़ सके। मेरे साथ बच्ची का चचा, बच्ची की दादी, मकामी अहबाब मौजूद हैं। बच्ची की दादी का मौकफ आप सुन चुके हैं। बच्ची की दादी कैटेगोरिकली ये कहती है कि वो पुलिस के मौकफ को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोली लगने के बाद अपने बेटे के साथ यहां गांव से एम्बुलेंस आने तक, फिर एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचने तक, फिर अस्पताल पहुंच के, और अस्पताल यहां दूर है, इट टेक्स टाइम टू रीच हॉस्पिटल। टूटी हुई सड़क है, पूरी तवील रास्ता है। मां ये कहती है मैंने अपने बेटे के साथ ये सब वक्त गुजारे हैं, और मेरे बेटे ने मेरी पोती को, जिसको कातिला बताया जा रहा है, खुद सर पे हाथ देकर दुआ देकर रुखसत हुआ है। बेटी ने बाप को दुआ देकर एम्बुलेंस में चढ़ाया है। हमारे सामने ऐसी बात ही नहीं हुई, लेकिन मौकफ पुलिस का मुख्तलिफ है। अब पुलिस के पास अपनी उसकी नरेशन होगी। चचा साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुसी चाचे हो कुड़ी दे? हाँ जी। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵੇਗਾ। अच्छा, ये खौफ ना, मैं यहीं पे इनकी बात आगे भी चलाऊंगा। कानूनी नाअहलियों और नालायकियों और कानूनी निजाम की बदबख्ती की वजह से मैं आज आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं भी सड़क पे पड़ा हूंगा ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरी मदद करते वक्त भी लोग ये सोचेंगे कि साढ़े तना पै गए। ये पथेटिक तरीन, बदबूदार, घटिया तरीन निजाम की निशानी है। जब जरूरत के वक्त किसी मजबूर की मदद करने से आपको डर लगने लगे तो समझे कि आपके पास इंसाफ नहीं है। अच्छा जी, फिर एम्बुलेंस गाड़ी आई, पुलिस ही नाल आई। तुसा भरा तू नहीं पूछा कि भरावा गोली किन्ने मारी है? की पूछते रहे, नहीं दसता सोने मेरा कोई कातिल नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। स्टेटमेंट है उन्हें मेरा कोई वगदे सा। हाँ जी, अखी अंजू वगदे सा। हाँ जी, हाँ जी। की कर रही थी उस टाइम? कौन बच्ची की कर रही थी? बच्ची ये रो रही है, उनके नाल ही, साढ़े नाल ही भजी बत्ती गड्डी। मैं खलाया नहीं जाते। भरा दे कोई असला शसला देखे? नहीं जी, मैं नहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी? क्या इसमें गिरामी है भाई? जी आबिद हुसैन मिठा एडवोकेट। आबिद हुसैन मिठा एडवोकेट साहब इसी इलाके के रहायशी हैं? जी मैं इधर का रहायशी हूं। यानी सब थोड़े लगदे लेंदे जानन वाले यार सज्जन बेली, उम्र गुजरियां, वक्त गुजरे, आप इनको समझते हैं, वो आपको समझते हैं? जी जो मकतूल है वो पहले गार्ड थे हमारे, तकरीबन 5-7 साल वो हमारे साथ इधर गार्ड रहे हमारे घर। वेपन हैंडलिंग थी? हाँ थी, उनकी बिल्कुल थी इनकी। अच्छा जी। पहले इधर हमारे गार्ड थे, काफी अरसा मुलाजमत किया। इसके बाद वो चले गए बुमन शाह मुलाजमत छोड़कर। उसके बाद दोबारा ये गुलामी वाला खूह है करी वाला रियर में, उस खूह पे रैश पजीर हुए हैं
उधर जाके ये मामला इनके साथ बना है। क्या सामने आया मामला? पुलिस इनका- का मौकफ ये है कि बेटी ने बाप को कत्ल किया। हालांकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है, लेकिन जो यहाँ गांव वालों से, जो उनकी वालदा है, जो उनके भाइयों से या जो मुद्दई हैं, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बेटी इनकी है उसने उम्मे हबीबा ने ये, उसका इसमें मामला नहीं है। उम्मे हबीबा की उम्र क्या है एग्जैक्टली? तकरीबन 13 साल है जी उसकी उम्र। 13 साल है। 13 साल यानी उनकी वो अभी माइनर है, Minor बाय है। लॉ शी इज अ माइनर, माइनर है। ठीक है ना। 13 साल की उम्र की बच्ची अपने मुबैना तौर पर, मुझे माफ़ कीजिएगा किसी की दिल आज़ारी हो, पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक अपने आशिक के साथ मिलके अपने आशिक की मोहब्बत में बाप को कत्ल कर रही है। असल समझ में आती है बात? ये समझ इस तरह नहीं आती कि इनके साथ जब तक इसके साथ कोई ना होगा, कोई हाँ, मिल के ना ज़ाहिर है, होगा। वो आशिक भी तो दिखाना पड़ेगा ना, हाँ। जिसके इश्क में असल मारी है। पुलिस crime पुलिस partner। पूरी इन्वेस्टिगेशन में जाके उस आशिक को ढूंढे जो इसके साथ मिल के ये सब कुछ किया है। अभी उसका कोई किरदार ना, उसको पिस्टल चलाना आता है, ना उसको पिस्टल का पता है, ना कभी उसने ज़िंदगी में पिस्टल देखा है, और वो छोटी सी बच्ची ना वो पिस्टल चला सकती है, तो वो कैसे मार देगी? जो कि बुलेट नहीं चला सकती, वो किसी को क्या मारेगी? चैम्बर चढ़ाना उसके लिए चैम्बर चढ़ाना भी उसके लिए मसला है, और बिल्कुल स्लिम, स्मार्ट और कमज़ोर लड़की है। फिजिकली वो कमज़ोर है, फिजिकली तो लगती 10 साल की है, अच्छा, वो बिल्कुल कमज़ोर है, छोटा सा कद है, मैंने देखा। छोटा सा कद और बिल्कुल स्मार्ट है। मेरे ख्याल से कोई 30 किलो वजन उसका। पुलिस कहती है, पुलिस किस बिहाफ पर ये कहती है कि बेटी ने कत्ल किया? क्या कोई कंक्रीट एविडेंस है? आप भी एक लॉयर हैं, आप लोगों ने पुलिस- क्या देखा? जब इधर से लेके गए हैं ना, तभी उम्मी हबीबा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जी मैंने इधर उसको मारा है या कुछ, जब इस तरह से लेके गए हैं पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब पुलिस स्टेशन वापस एक दिन उनके पास रही है, तो वापस पुलिस वालों ने उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि वो कहती है जी मैंने मारा है, अच्छा जी, उसने बयान दिया है। अभी ये उसका अपनी स्टेटमेंट है या उसने दबाव में आके दी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस झूठ बोल रही है? पुलिस को क्या फायदा है इस? सुने, सैकड़ों हजारों लाखों केसेस पड़े हैं जो सॉल्व नहीं हो सकेंगे। शायद सैकड़ों केसेस हर जिले में ऐसे होंगे जिनके मुल्जिमान का पता ही नहीं चला। इस केस में बेटी को और एक ऐसी बच्ची को जिसके आगे पूरा मुस्तकबिल है, उसको फंसाने में पुलिस का मोटिव क्या हो सकता है मुबैना तौर पर? इसमें ना मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है सारे केस में। अगर पुलिस इस बच्ची से हटकर आगे जाएगी, अभी मुख्तलिफ पहलुओं को देखेगी कि ये बच्ची के साथ मिल के कौन आया है। अभी उसमें नशावर चीज़ें कहते हैं बरामद हुई है, उनके जो आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें नशावर तो उसको बाप को नशा दिया दिया हुआ है। बहरहाल बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन चूंकि मुझे कई दफा ये लगता है कि कोई भी शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ज़ाहिर कैसे मान जाएगा कि उसके घर में ये सब कुछ हो गया। बहरहाल ये एक तारीख पहलू है। आगे चल रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें और भी हैं, आपके सामने रखेंगे। दस्तबस्ता दरख्वास्त कि अल्लाह ताला हर घर का पर्दा सलामत रखे, हर घर में शैतान के छुप जाने से, बसेरा कर लेने से आफियत का मामला फरमाया, और ये आफियत सिर्फ और सिर्फ मालिक कायनात ही दे सकता है, ना मेरे आपके किसी इंसान के बस की चीज़ नहीं है। कब हैवान नाच जाए, कब दरिंदगी बर्पा हो जाए, और कब शैतानियत जो है वो राज कर जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मालिक पनाह दे सकते हैं। रब्बा पनाह दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुबैना तौर पर सगी बेटी जो कि माइनर बताई जा रही है, उसके हाथों अपने ही बाप के कत्ल का मामला जो है वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रख रहे हैं। तशवीश इस वजह से ज्यादा है कि माजी में एक रिश्तेदार ने दूसरे को मार दिया, फिर वक्त आया कि बाप के हाथों गैरत के नाम पर ये हो गया, भाई के हाथों गैरत के नाम पर। हालांकि वो गैरत नहीं है, वो बे वाली गैरत है, तो मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूं। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इसमें सगी बेटी के हाथों मुबैना तौर पर बाप का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है, और इब्तदाई तौर पर इसको एक डकैती का रंग दिया गया था। लेकिन पुलिस की जानिब से जो तहकीक और तफ्तीश सामने रिपोर्ट की जा रही है, वो ये बताती है कि ये तमाम कारस्तानी जो है सगी बेटी की जानिब से की गई थी। वल्लाहु आलम, रियलिटीज अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें पुलिस की बात को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो मेरे साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर फखर वट्टू साहब मौजूद हैं। मिजाज अच्छे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी बहुत फखर साहब, दीपालपुर एक गयूर लोगों की सरजमीन है और बहुत गैरत के हवाले से जरखेज भी है, लेकिन ये मामला
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੁਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਇੱਕ ਗਯੂਰ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਟਾर्ट ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ गो भी दूर दूर जो ये जो मामला नज़र आया ये बिल्कुल हमें भी स्टार्ट में ऐसे ही नज़र आया, क्योंकि 18/3/2025 को हमें एक 15 की कॉल मसूल होती है जिसमें ये बतलाया जाता है कि मतलब एक अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुई है। वक्त क्या है ये? 18 दिन रात ऑलमोस्ट 2:15 का टाइम था रात का। तो इस पे हम बर वक्त रिस्पॉन्स करते हैं। बर वक्त रिस्पॉन्स करने के बाद जो ज़ख्मी बंदा होता है उसका नाम होता है अल्लाह दिता, उसको हम TH को दीपालपुर में शिफ्ट कर देते हैं। और जो हमारी इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ होता है उसमें जब उसको शिफ्ट किया गया वो होश में या बेहोश हो गया? वो नीम बेहोशी की हालत में था, क्योंकि उसको फायर हिट हो चुका था और उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वो नीम बेहोशी की हालत में था, उस वक्त वो बात करने से कासर था, बात नहीं कर सकता था। तो जब TH को हमने शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद हमारे लिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि वो घर जो था वो गाँव से अटके था, फासले में था और टारी टाइप थी। तो उसमें हमें जो स्टार्ट में कहानी सुनाई गई, जो हमें बताया गया उनके घर वालों की तरफ से, ये बेसिकली वो कुछ जानवर खोलने आए थे, 3 बंदे थे, वारदात करने की नीयत से आए थे। तो उन्होंने ये बंदा उठा है और इसने आके मज़ामत की है, तो इस वजह से इसको उन्होंने फायर हिट किया और यहाँ से चले गए। तो अब इब्तदाई तफ्तीश में हमारे लिए मतलब बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई क्लू ना था, कोई मतलब इस तरह की चीज़ सामने नहीं आ रही थी जिसकी बेस पे हम तफ्तीश का आगाज़ कर सकते हैं। जब TH को वो 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो गई, उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जब हमने स्टार्ट से तफ्तीश का आगाज़ किया तो घर वाले, क्योंकि ये सबसे हसास मामला है, इस तरह आपने पहले ऑलरेडी बात की कि बेटी का बाप को कत्ल करना बड़ा एक अजीब क्वेश्चन है, यकीन करना ही मुश्किल हो, यकीन करना मुश्किल है। इस तरह अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा, इस बात पे अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि दूसरा सबसे हसास मैटर ये था कि एक बाप कत्ल हो जाता है, उसकी बेटी को इंटरव्यू करना, उसकी बीवी को इंटरव्यू करना हमारे लिए बड़ा हमारे लिए मुश्किल था, और बतौर मुद्दई को इसको शामिल तफ्तीश करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग साबित था। तो सबसे पहले तो हमने अपना एतमाद बहाल किया, हमने उनको यही कहा कि ये आपका मर्डर नहीं हुआ, ये हमारा मर्डर हुआ है। जब हम उनको इस बात पे ले आए तो तब हमारी तफ्तीश का आगाज़ हुआ। तो हमने सबसे पहले तो टेक्निकल विंग यूज़ किया, हमने उसको हुआ कि जियो फेंसिंग करवाई, उसके बाद मकतूल के नंबर की CDR ली। जब नंबर की CDR ली तो हमारे पास काफ़ी शवाहिद आए, काफ़ी चीज़ें सामने। मकतूल के नंबर की CDR से? मकतूल के नंबर की CDR से हमारे पास काफ़ी शवाहिद आ गए, क्योंकि मकतूल का नंबर जो था वही घर में यूज़ होता था, वही उसकी बीवी यूज़ करती थी, वही उसकी बेटी यूज़ करती थी। ठीक है। और जो इस तरह के बेसिकली उनकी जो बेटी है या उसकी बीवी है वो लोगों की फसलों में जाके काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे। तो इस तरह जो मतलब बच्चे होते हैं उनको इतना नॉलेजेबल नहीं होता, टेक्निकल चीज़ों को इतना नहीं समझते। तो उसका मोबाइल जो उसके वालिद का यूज़ होता था वो मोस्टली उसकी बेटी यूज़ करते थे। जब उससे हमें काफ़ी चीज़ें मिली तो उसमें कुछ ऐसे लोगों के नंबर आए उस रात से पहले उस कॉन्टेक्स्ट में आए, जिनको हमने थोड़ा सा शामिल तफ्तीश किया तो हमारे राज खुलते गए। कितने नंबर्स थे ऐसे? उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 3 से 4 नंबर्स आ गए थे, जिनका हमने वक्फे से उनको इंटरव्यू किया। जिन नंबर्स पे फ्रीक्वेंट राब्ते थे? जिन नंबर पे फ्रीक्वेंट राब्ते थे, जिन नंबर पे मोस्टली मैसेजिंग थी। अच्छा। क्योंकि मोस्टली मैसेजिंग तो उसकी बेटी कर सकती है, उसका बाप अनपढ़ था, वो हाफ़िज़ कुरान ज़रूर था, लेकिन उसको मैसेज लिखना या पढ़ना नहीं आता था, ना उसकी वालदा को आता था। और ये सबसे बड़ी, ये व्हाट्सएप मैसेजेस थे या नहीं, उसका छोटा मोबाइल था, कीपैड मोबाइल था, और उस पर मैसेजिंग जो होते थे वो टेक्स्ट मैसेजिंग होते थे, व्हाट्सएप मैसेजिंग नहीं होते थे, SMS मैसेज मौजूद है। तो SMS मैसेज कुछ हमें उनके मोबाइल से भी मिल गए थे, जिनकी वजह से हमें उसकी बेटी को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी हो गया। अच्छा, जो SMS आपको मिले वो डिलीट मुलजिमा की जानिब से नहीं किए गए थे? वो मुलजिमा की जानिब से जो उस रात के थे मैसेज वो डिलीट नहीं किए थे, ना उससे 1 डे बिफोर के किए थे। उससे पिछले मैसेज में क्या था? वो मैसेज यही थे कि मतलब उसका जो आशिक है, उसका उमर नाम का लड़का है, उमर भुट्टा नाम का लड़का, वो भी बेसिकली इतनी उम्र का नहीं, उमर भुट्टा वो बेसिकली इतनी उम्र का नहीं है, वो भी लड़का से है, और ये बेसिकली एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मजदूरी करते थे बेसिकली। तो ये पहले भूमन शाह के रैशी थे। भूमन शाह एक गांव है हमारे, जिस जगह पे करी वाला रोड इनका घर है, यहाँ से आलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे भूमन शाह, वो भी हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, हमारी पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो वहाँ पे ये पहले रहायश पजीर थे। जब वहाँ पे रहायश पजीर थे तो वहाँ पे उमर भुट्टे के रिश्ता मांगने की वजह से इनके घर में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी, इनके घर में काफ़ी दरार। उमर भुट्टे की उम्र क्या है? उमर भुट्टे की उम्र ऑलमोस्ट 18 से 20 साल है। और बच्ची की उम्र? बच्ची की उम्र 13 से 14 साल है। बच्ची तो माइनर है, अभी तो शादी हो ही नहीं सकती। बच्ची माइनर है।
تو انہوں نے رشتہ مانگا تھا لیکن اس کے والد نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بیس پہ کیونکہ وہ ان کی جو والدہ کی طرف سے وہ ریلیٹیو ہے، ان کے عمر نام کا لڑکا جو ہے وہ والدہ کی طرف سے ریلیٹیو ہے، اور اس بات پہ ان کی کافی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ تو اس بیس پہ انہوں نے بمن شاہ سے یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں اور آلموسٹ 3 to 4 months ہوئے ہیں یہاں پہ شفٹ ہوئے، اور یہاں جب شفٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کی لڑائی شروع ہوگی، اسی بیس پہ لڑائی شروع ہوگی۔ اور دوسرا ماں پیو لاڑے نے تے بیٹی جیڑی ہے اندے تے عمر دے آپس سے رابطے ہیں، جو بیٹی تھی اس کے عمر کے ساتھ روابط یہاں پہ بھی جاری رہے۔ جب یہاں پہ روابط جاری رہے تو ظاہر سی بات ہے ایک والد کو اس پہ بڑی تشویش بھی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے بھی کئی دفعہ یہ اظہار بھی کر چکی تھی کہ میں عمر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یا اس طرح میں کسی اور کے ساتھ رشتہ استوار نہیں 13 کروں سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں، اور یہ ریئلٹی بیس۔ اچھا جی۔ اور جب عمر کے ساتھ روابط اس کے بڑھتے گئے تو اس کی والدہ جو تھی وہ اس کو بھی تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ وہ ان کا والدین جو تھے وہ ان کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کروانا چاہ رہے تھے، پھوپھو کی بیٹیوں کے ساتھ یا آنٹی کی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اس بیس پہ ان کی ڈیلی بیس پہ لڑائی ہونا شروع ہو گئی، یہ رات میں لڑتے تھے، اور اس کا والد اس بات پہ تشدد بھی کرتا تھا، بچی پہ تشدد بھی کرتا تھا، اور صرف بچی پہ تشدد نہیں کرتا تھا، اس کی والدہ پہ بھی تشدد کرتا تھا اس غصے کی وجہ سے۔ ملزم کو کچھ منشیات بھی دی گئی، کوئی نشاور چیزیں بھی دی گئی ہیں؟ نہیں، جو ہماری تفتیش آئی ہے، ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں، اس میں سے جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس رات ان کو کھانے میں جو دیا گیا وہ دلیا ٹائپ دیا گیا، یہ بات ریئلٹی بیس ہے کہ اس کو بخار تھا، جو مقتول ہے اس کو بخار تھا، لیکن اس کو نشہ ور چیز جو ہمارے سامنے جو وہ کیونکہ ابھی رپورٹ بکایا، پوسٹ مارٹم رپورٹ بکایا، اس میں وہ 100% شورٹی ہوگی کہ اس میں کوئی نشہ ور چیز دی گئی یا نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے، فیملی یہ بتا رہی کہ اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ چیز سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے تو جو مطلب اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ قتل کس طریقے سے ہوئی؟ قتل اس طرح ہوا ہے کہ بیسیکلی 18/3 کو ہی ان کو جس رات یہ وقوع ہوا ہے اس دن ٹائم ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اس کی والدہ کی، اس بیٹی کی اور اس کے والد کی۔ باپ اور ماں ایک طرف ہے، بیٹی ایک طرف ہے، یا ماں بیٹی کے ساتھ ہے؟ جو ماں تھی وہ بیٹی کے ساتھ تھی، لیکن جو بیٹی کی وجہ سے اس کی والدہ پہ بھی اس کا باپ شدت کرتا تھا، جو مقتول تھا۔ تو اس رات بھی شام ٹائم انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی ہونے کے بعد اس نے مطلب اس کے والد جو مقتول ہے اس نے جوتوں سے مارا، ان کو شدت کیا، شدت کرنے کے بعد یہ مطلب لڑکی گئی ہے اپنے روم میں گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے ساری باتوں کو یکجا کیا ہے، ساری باتوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے ذہن میں باتیں ڈال کے۔ ایک پسٹل ہوتا تھا ان کے گھر میں، یہ رکھوالی کے لیے رکھتے تھے بیسیکلی، اور اس میں سے ایک ہی بلٹ تھی، اور اس بات کا اس بچی کو پتہ بھی تھا، ام حبیبہ جو لڑکی قاتل ہے اس کو پتہ بھی تھا۔ وہ ٹرنک میں پڑا ہوا تھا، ٹرنک جو ان کا گھر کا کمرہ ہے اس میں ٹرنک تھا، اس میں یہ وہ پسٹل پڑا ہوا تھا۔ اس نے رات کو اٹھایا 9 بجے کے قریب اٹھایا، پسٹل اٹھایا اور اس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور سرانے کے نیچے رکھنے کے بعد اس کا جو والد ہے انتظار میں رہیے کہ سو جائیں۔ والد جو ہے اور اس کی جو والدہ ہے وہ باہر سین میں سوئے تھے، ساتھ ان کی چارپائیاں تھیں، اور یہ رات کو اٹھی ہے، رات آلموسٹ 1 بجے کے 1:30 بجے کے قریب اٹھی ہے، تو باہر آئی ہے۔ باہر اس نے اس کی ٹانگوں کی طرف، والد کی ٹانگوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کو ایک ہی فائر ہٹ کیا جو اس کے پیٹ پہ لگے۔ اس کے بعد اس نے جا کے اندر جا کے پسٹل چھپا دی ہے۔ پسٹل چھپانے کے بعد ہی یہ ہمسایوں کی طرف چلی گئی ہے بھاگی، اور جا کے ان کو بتایا ہے کہ میرا مطلب ان کے گھر میں بھی موبائل تھا، لیکن اس نے اپنے نمبر سے کسی کو کال نہیں کی، اپنے نمبر سے 15 کال نہیں کی، اپنے نمبر سے 1122 پہ کال نہیں کی۔ اس نے سب سے پہلے ہمسایوں کو بتلایا، ہمسایوں کو بتلا کے ان کو اس بات کا گواہ بنایا ہے کہ یہ جو قتل ہے ان کو ساری کہانی سنائی ہے کہ 3 ڈاکو ہیں، انہوں نے اس طرح میرے والد کو قتل یعنی فائر بالکل کلوز ڈسٹنس سے اس کو لیٹے ہوئے لگا۔ فائر جو ہمارا سب سے پہلا ہمارے پاس کلو آیا تھا، جس کو ہم نے سب سے پہلے شام میں تفتیش کیا چیز کو، ہم نے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے فائر کی نوعیت پوچھی ہے کہ فائر کی نوعیت کا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے بڑے اہم نوعیت کا کیس ہے، کیونکہ ہم سب نے ڈسکشن کی، اس طرح کیس ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو دوران واردات اگر کوئی بندہ کسی کو ہٹ کرتا ہے، فائر ہٹ کرتا ہے مزاحمت کے دوران فائر ہٹ کرتا ہے، تو اگر بندہ اسٹریٹ ہے، کھڑا ہوا ہے، یا اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو فائر ہٹ کر کے بیک پہ جائے گا۔ لیکن اس نوعیت میں یہ ہوا ہے کہ جو فائر ہٹ ہوا ہے وہ پیٹ میں ہٹ ہوا ہے اور اوپر کی طرف چلا گیا، یہ اس ڈائریکشن میں اوپر کی طرف، یعنی فائر یا تو نیچے کو لیٹ کے مارے جی یا پھر لیٹے ہوئے بندے کو مارا ہے، کیونکہ یہ اس کنڈیشن تھی کیونکہ بندہ لیٹا ہوا تھا، اس کو لیٹے ہوئے کو فائر کیا گیا، اور اس کی رضائی جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی تھی اس میں سے کراس کر کے فائر کیا،
ओके। और उसका सबसे मेन जो उन्होंने चीज़ हमें बताई थी कि जो जिस बंदे ने फायर किया है उसने टांगों की तरफ से फायर किया है और फायर उसने लेटे हुए बंदे को किया है, मतलब बंदा सो रहा था तो उसको फायर किया रेजिस्ट नहीं कर पाया और वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। और ये बात बाद में हमारे सामने आई भी जब हमने उस बच्चे का इंटरव्यू किया या काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किया, तो यही चीज़ हमारे सामने आई, क्योंकि फायर हिट हुआ था बंदे को सोए हुए को, वो सोया हुआ था, उसको फायर हिट हुआ रजाई में, और जब तक उसने होश संभाला तब तक ये बच्ची अपना पिस्टल भी छुपा चुकी थी और वो सारा प्लान भी बाप को भी ये नहीं पता कि मेरे साथ जुल्म मेरी अपनी बेटी ने कर दी। उसके बाप को नहीं आइडिया था। ये बात हमने पूछी हुई थी, हमने बात ये सामने भी ले आई कि उसको पता चला था कि नहीं पता चला था, तो उनका यही वेरिएंट था कि मतलब मेरे बाप को नहीं पता चला, क्योंकि बाप को पता लगने से पहले उसकी आंख खुलने से पहले मैं कमरे में अपना सारा कुछ कर चुके थे। और उसके उमर नामी शख्स जिसके साथ ये खातून शादी करना चाहती थी और इसका मुआशका चल रहा था, इस हैपनिंग में तो कितना है? जो उमर नामी बंदा है जो इसके साथ मुआशका चल रहा था, उसका इस वकूए पे आना साबित नहीं है, उसका इस वकूए के साथ शामिल होना साबित नहीं है, लेकिन ये है कि वो मशवरतन शामिल हो सकता है, मशवरतन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस बच्ची ने अगर बाप को कत्ल किया तो उसके पीछे कई अवामल होंगे, वो सारे अवामल को यकजा करके ये स्टेप पे पहुंची है। तो उसमें उमर का यही किरदार है कि उसने इसको उकसाया ज़रूर है, क्योंकि सबसे मेन जो दरार थी इस रिश्ते में, उमर और इसके रिश्ते में, वो इसका वालिद ही था, फैमिली का कोई और मेम्बर नहीं था। उमर को हमने इंटरोगेट किया, उमर को इंटेरोगेशन प्रोसेस, क्योंकि उमर जब से ये वकूआ सरजद हुआ है उसके बाद से वो रोपोश है, वो हमारे सामने शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। तो उसके हमने कोई उसके हवाले से भी कई डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास चीज़ें महफूज पड़ी हैं, उसको हम मिसल की तकमील कर रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह उसको शामिल तफ्तीश भी करेंगे और उसका जो किरदार हुआ उसको बेनकाब। अल्लाह ताला आपसे आसानी का मामला फरमाए और इस ज़िम्म में जो जालिम है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में मुआवनत करे, और जो मजलूम है फिर चाहे वो कोई भी है उसके लिए आफियत का मामला हो। तकलीफ दे वाक़या है, शर्मिंदगी से हटा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है कि नाउ माइंडेड दैट नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपनी बेटी को, बेटे को किसी भी मामले में रुकावट बन सके, ता वक्त है कि अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर है। अगर अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर है तो सत्ते खैरान है, लेकिन अगर बदबख्ती दराज हुई है, रजील रवैये दराज हुए में, तो फिर जवान होना 18 साल 16 साल मैटर ही नहीं करता। बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल है, जिसके हाथों मुबैना तौर पर बाप का कत्ल हुआ हुआ है। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट द फैमिली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो ट्रस्ट इस इन्वेस्टिगेशन पे इस वक्त नहीं करते। लेकिन वहीं एक रियलिटी ये भी है कि अगर वो ट्रस्ट इस इन्वेस्टिगेशन पर नहीं कर रहे तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करवाने के लिए भी कोई काम नहीं कर रहे। बहरहाल अल्लाह सबके लिए आफियत का मामला फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।